हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स फॉर क्लास 11। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्नल और ये तुम्हारे जर्नल का पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई जर्नल होता क्या है। तो जैसा कि तुम्हें स्क्रीन पर लिखा दिख रहा है, जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ये क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है भाई? क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है बेटा डेट वाइज। तो ऐसे इमेजिन करो कि जर्नल जो है एक रजिस्टर है जिसमें हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को डेट वाइज लिख रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ रजिस्टर। एक रजिस्टर है जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस को हम डेट के हिसाब से लिख देंगे, एक के बाद एक। ऑलराइट, अब आगे की बात। अगर तुम इसका टाइटल देखो चैप्टर का, तो मैंने लिखा है जर्नल द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Why do we call journal the book of original entry? हम जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे पहले यहीं पर रिकॉर्ड किया जाता है। इस किताब के द्वारा बेसिकली ट्रांजैक्शन एंटर करता है हमारे सिस्टम में, इसलिए वी कॉल इट द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने ये बात लिखी दी। इट इज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री because transactions are first of all recorded in the journal। ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ करना है? जर्नल में रिकॉर्ड करना है, इसलिए हम इसे बोलते हैं द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब बेटा जर्नल में ना कोई भी अकाउंट नहीं होता। तुम्हें याद है अकाउंट क्या होता है? अकाउंट होता है किसी भी पर्सन या आइटम का रिकॉर्ड, वो भी किस शेप का? टी शेप का, राइट? तो जर्नल में कोई भी अकाउंट नहीं होता। ये जो टी शेप के अकाउंट है ना, ये एक दूसरी किताब में होते हैं जिसे हम कहते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर बोलते। जर्नल में कोई भी अकाउंट नहीं होता। तो सर फिर क्या होता है जर्नल में? जर्नल तो हमें बेटा सिर्फ इतना बताता है कि देखो ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इसकी वजह से इस अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे और उस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। कौन सा मतलब बेसिकली कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जर्नल में कोई भी अकाउंट नहीं होता। अकाउंट कहाँ होते हैं? वो एक दूसरे रजिस्टर में होते हैं जिसे हम कहते हैं लेजर। आओ पढ़ें। द जर्नल डज नॉट कंटेन एनी अकाउंट। जर्नल डज नॉट कंटेन एनी अकाउंट। द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन अ सेपरेट बुक कॉल्ड द लेजर। अकाउंट्स कहाँ मेंटेन होते हैं? वो एक सेपरेट किताब में, लेजर। जर्नल हमें क्या बताता है? The journal only tells us which account will be debited and which account will be credited due to a financial transaction। जर्नल हमें सिर्फ इतना बताता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ तो इस अकाउंट को डेबिट करेंगे, उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, पर जर्नल में खुद में कोई अकाउंट मौजूद नहीं होता। आओ देखें कि जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसा दिखता है जर्नल। ये देखो, ये आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल में बेटा एक कॉलम होता है डेट, एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, एक एलएफओ लेजर फोलियो, एक अमाउंट डेबिट, एक अमाउंट क्रेडिट। इस तरीके से 5 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफओ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अभी हम एक एक करके सारे कॉलम्स के बारे में समझेंगे। अब इन्हें समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन अगर होता है तो हम उसे लेजर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, now let us take an example। Enter the following transactions in the above format of journal। पहला ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीद लिया कैश देकर। अब अगर फर्नीचर खरीदा है तो एक एसेट बढ़ गया, फर्नीचर का एसेट बढ़ गया, कैश का एसेट कम हो गया। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। जो एसेट बढ़े उसे डेबिट, जो एसेट कम हो उसे क्रेडिट। अब हमें क्या करना है? हम यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखेंगे। देखो डेट क्या ली हुई है? 10/4/2019। तो ऐसे लिख लेते हैं अप्रैल 2019 और 1 तारीख को
ये सॉरी 10 तारीख को हमने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, जो अकाउंट डेबिट होगा उसे हमेशा पहले लिखेंगे। बच्चे कहते हैं सर ऐसा क्यों होता है? बेटा कन्वेंशन है, ये प्रथा है, ठीक है, एक प्रथा है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। तो फर्नीचर अकाउंट पहले लिखेंगे क्योंकि ये डेबिट हो रहा है। फर्नीचर डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि बढ़ रहा है फर्नीचर, आपने खरीदा है, कितने का फर्नीचर खरीदा है? 15,000, तो कितने से डेबिट करना है? 15,000। और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। अब क्रेडिट कैसे लिखना है? जो क्रेडिट वाला अकाउंट होता है वो बाद में लिखते हैं और उसके आगे टू लगा देते हैं, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट क्रेडिट होना है? 15,000। बेटा मैंने बताया इस तरीके से लिखना। ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ये एक कन्वेंशन है, प्रथा है। आपको कई फॉरेन ऑथर्स की किताबें ऐसी मिलेंगी जहां पर ये प्रथा फॉलो नहीं करी जाती, वहां पर वो सीधे डेबिट क्रेडिट लिख देते, राइट। मैंने तो बच्चों को बताया है कि एक बात तुम मुझे ये बताओ, ये डेबिट क्रेडिट ना भी लिखूं और मैं ऐसे लिख देता फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, क्या ये बात जाहिर नहीं है कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि आपने अमाउंट डेबिट साइड पे लिखा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? तो आप ऐसे भी कर सकते थे, पर ऐसे आप तब करेंगे जब आप खुद के बड़े अकाउंटेंट बन जाए। जब तक वैसा नहीं हो जाता तब तक हम एनसीईआरटी का नियम फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी कहती है ऐसे लिखना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो अकाउंट डेबिट होगा वो हमेशा पहले, जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो हमेशा बाद, ठीक है। फिर ये लिख लेने के बाद कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कितने से क्रेडिट होगा, हम हर ट्रांजैक्शन का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। ये देखो कैसे डिस्क्रिप्शन देंगे। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ये एंट्री क्यों करी आपने? क्योंकि फर्नीचर खरीदा आपने। ये जानते हो इस छोटे से डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं? इस छोटे से डिस्क्रिप्शन को बेटा हम नाम देते हैं नरेशन। क्यों हम इसे नरेशन नाम क्यों देते हैं? बिकॉज दिस स्मॉल स्टेटमेंट इज नरेटिंग द स्टोरी बिहाइंड दिस ट्रांजैक्शन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नरेशन बोला जाता है। ऑलराइट, ऐसा करने के बाद अच्छा लगेगा अगर आप यहां पर एक लाइन खींचे इस तरीके, टू इंडिकेट दैट द ट्रांजैक्शन हैज एंडेड। तो क्या समझे? पहले वो अकाउंट लिखना है जो डेबिट हो रहा है, फिर वो अकाउंट लिखना है जो क्रेडिट हो रहा है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके आगे लगाना है डीआर, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उससे पहले लिखना है टू। मैंने बताया ऐसा क्यों करते हैं, प्रथा है ये। इसके बाद हम इस ट्रांजैक्शन का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे जिसे हम बोलते हैं नरेशन। बेटा ये नरेशन आपको कभी भी, आप कोई भी जर्नल एंट्री लिखो, आपको ये नरेशन लिखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाए। बेटा आप सोचो ना, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे तो कुछ दिनों बाद खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये ट्रांजैक्शन हमने लिखा क्यों था। इसलिए ये डिस्क्रिप्शन देना जरूरी होता है। अब अजीब अजीब बातें करते हैं कुछ लोग, कहते हैं साफ नरेशन 2 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लो अगर 2 लाइन से ज्यादा हो गया तो कोई आ जाएगा, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे, कहेंगे नहीं तुमने गलत किया, तुमने 2 लाइन से ज्यादा कैसे लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आप लिख सकते हैं, बट फायदा नहीं है भाई। मेन सॉल्यूशन तो यही है, डेबिट क्रेडिट क्या होना है, ये मेन सॉल्यूशन है आपका, ये सही होना चाहिए। नरेशन कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ये बेकार की बात है। मैं तो कहता हूँ नरेशन एक फॉर्मेलिटी है, छोटे से छोटा लिखो, काम खत्म करो। नंबर नरेशन के नहीं मिलते, नंबर एंट्री के मिलते हैं, लेकिन हाँ नरेशन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जरूर जाएंगे, ठीक है भाई। कुछ बच्चे नंबर के लिए बड़े परेशान रहते हैं तो उनके लिए बातें बताना जरूरी हो जाता है। आप तो अकाउंट समझिए, मेन सॉल्यूशन है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। वो कैसे बताते हैं हम? रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और मैं कौन से रूल्स प्रेफर करता हूं? मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। आओ अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगले ट्रांजैक्शन में लिखा है सोल्ड गुड्स टू अजय ₹20,000। अजय को गुड्स बेच दिए। तो भाई अजय को गुड्स बेचे, उधार पे बेचे, तो अजय तुम्हारा डेटर बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल।
डेटर एक एसेट होता है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, अजय के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और सेल करिए आप, सेल आपके लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम क्रेडिट होती है। क्या एंट्री बनेगी देखो, 15 अप्रैल को लिखेंगे, वो अप्रैल 2019 तो हमने ऊपर कॉमन लिख ही दिया, यहां लिखेंगे अजय's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल करिए, 20,000 रुपीज। ये अजय को डेबिट करना है 20,000 से, सेल्स को क्रेडिट करना है 20,000। फिर इसका नरेशन लिखेंगे छोटा सा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अजय। ठीक है सर, ये एक बात बताइए, ये नरेशन में आप बार बार बीइंग क्या लिख रहे हैं, बीइंग बीइंग, बार बार बीइंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। बेटा बीइंग वर्ड से स्टार्ट करना भी, नरेशन को बीइंग वर्ड से स्टार्ट करना भी एक प्रथा है, कन्वेंशन है। अकाउंट्स में ना बहुत सारे कन्वेंशन चलते हैं, प्रथाएं चलती हैं। तो बीइंग वर्ड से स्टार्ट करना भी एक कन्वेंशन है। आप बीइंग वर्ड की जगह फॉर वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं फॉर फर्नीचर परचेज या फॉर गुड सोल्ड टू अजय। इनफैक्ट ये वाला कन्वेंशन जो है, कई किताबें, कई ऑथर्स अब तोड़ चुके हैं। अब वो बीइंग भी नहीं लिखते, फॉर भी नहीं लिखते, मतलब वो नरेशन को ऐसे लिख देते हैं, फर्नीचर परचेज या गुड सोल्ड टू अजय। वो बार बार बीइंग या फॉर लिखना पसंद नहीं करते। पर आप वो करिए जो आपके स्कूल के टीचर के, जैसे मैं अपने स्कूल में कहता हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं है बीइंग या फॉर की, आप बस नरेशन लिख दीजिए। तो पहले क्या क्या याद रखोगे, पहले डेट लिखनी है ट्रांजैक्शन की, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो पहले लिखना है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो बाद में लिखना है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके आगे डीआर जरूर लिखना है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उससे पहले टू जरूर लगाना है। ये प्रथाएं हैं। फिर हर एंट्री के बाद, ये लिखने के बाद एक नरेशन लिखना जरूरी है। नरेशन क्या है, एक ट्रांजैक्शन का छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है। क्यों देना जरूरी है, क्योंकि कुछ समय बाद तुम्हें खुद ही याद नहीं रहेगा कि भाई ये एंट्री हमने करी क्यों थी, ये ट्रांजैक्शन क्या था जो ये एंट्री करी थी। इसलिए लिखना जरूरी होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ नरेशन लिखना अनिवार्य है, पर आप उसे कितनी खूबसूरती से लिख रहे हैं, इससे आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट। ऑलराइट, लेट अस गो अहेड नाउ। ये लो भैया, हमने सारे ट्रांजैक्शन लिख लिए। अब हम इसी फॉर्मेट के विषय में कुछ जानकारी ले लेते हैं, जैसे अलग अलग कॉलम्स क्या सिग्निफाई करते हैं। तो एक कॉलम तो आप समझ गए, जो पहला कॉलम है डेट कॉलम, वो क्या दिखाता है हमें, वो हमें ट्रांजैक्शन की डेट दिखाता है कि किस दिन ट्रांजैक्शन हुआ। फिर कॉलम आता है पर्टिकुलर्स का कॉलम। पर्टिकुलर्स का कॉलम हमें ये दिखाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसमें नाम आते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे हमारे पर्टिकुलर्स की कॉलम में ऊपर कौन कौन से नाम आए थे अभी देखो, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। तो ये नाम दिखाता है उन अकाउंट्स के जो अफेक्ट होते हैं किसी ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स के कॉलम में अकाउंट डेबिट, अकाउंट क्रेडिट जो भी हो रहा है, उसके बाद हम नरेशन लिखते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, नरेशन इज अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। इट इज अ कन्वेंशन, एक प्रथा है, to begin the narration with the words being or for. However, this convention is no longer followed by many accountants. बहुत से accountants ऐसे हैं जो अब ये कन्वेंशन नहीं मानते, वो being या for लगाना पसंद नहीं करते। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो आपके टीचर को पसंद हो। बोर्ड्स में क्या करना है, बोर्ड्स में आप लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं। अब एक कॉलम ऐसा है जिसके बारे में मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था, उसकी बारी आ रही है, और वो कॉलम है हमारा लेजर फोलियो। LFO का वर्ड का, LFO जो लेटर्स हैं, इनिशियल हैं, इनका फुल फॉर्म क्या है, लेजर फोलियो। मैंने आपको अभी बातों बातों में ऊपर बताया था कि लेजर वो किताब है जिसमें सारे टी शेप्ड अकाउंट्स हैं। मतलब ये जो हमने जर्नल में लिखा कि फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख दो, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख दो, अजय के अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख दो, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख दो। भैया ये अकाउंट है कहाँ, ये अकाउंट है लेजर नामक किताब में। दैट इज अ सेपरेट बुक, दैट इज अ सेपरेट रजिस्टर। उस बुक में ये अकाउंट्स मिलेंगे आप।
लेजर फोलियो, ये जो पतला सा कॉलम है ये वाला, ये आपको लेजर का पेज नंबर बताता है जहां पे कोई पर्टिकुलर अकाउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फर्नीचर अकाउंट के आगे लिखा मिले आपको 21, इसका मतलब क्या है कि लेजर जो किताब है उसके पेज नंबर 21 पर आपको फर्नीचर अकाउंट मिलेगा। मान लो कैश अकाउंट के आगे आपको लिखा मिले 5, दैट मीन्स आपको कैश अकाउंट कौन से पेज नंबर पर मिलेगा, 5th पेज पर मिलेगा। मान लो अजय का अकाउंट लिखा हो पेज नंबर 52 पर, तो यहाँ LFO में 52 लिखा होगा। मान लो सेल्स अकाउंट लिखा है 10 के आगे, LFO में 10 लिखा है, इसका मतलब सेल्स अकाउंट आपको LFO में लेजर में 10th पेज नंबर पे मिलेगा। तो LFO is basically the page number of the ledger on which a particular account is found. बेटा प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब हम कोई जर्नल का क्वेश्चन करते हैं या हम कोई बुकिश क्वेश्चंस करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, आपको क्या पता ये जर्नल एंट्री बताते समय कि फर्नीचर अकाउंट एक्चुअली कौन से पेज पे। तो प्रैक्टिकली ये कॉलम ना हमारे सवालों में खाली छूट जाता है, इट इज अ ब्लैंक कॉलम, इसका कोई मतलब नहीं। पर आप टीचर्स कहते हैं बनाओ तो हम बना देते हैं, वरना इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना लेजर में फर्नीचर अकाउंट कौन से पेज पर होगा। ये तो मैंने हाइपोथेटिकल कुछ भी इमेजिनरी नंबर्स ले ली। चलिए पढ़ते हैं लेजर फोलियो के बारे में, देखो क्या लिखा है। लेजर फोलियो, this column shows the page number of the ledger on which a particular account will be found. In the above example, hypothetical numbers have been filled in this column. हमने ना ऊपर वो जो कॉलम था उसमें हाइपोथेटिकल नंबर्स लिखे थे। अकॉर्डिंगली फर्नीचर अकाउंट के लिए हमने कौन सा पेज नंबर लिखा, 21, तो 21st पेज पर मिलेगा। कैश अकाउंट हमने लिखा पेज नंबर 5, अजय का अकाउंट लिखा हमने पेज नंबर 52 और सेल्स अकाउंट लिखा हमने पेज नंबर 10। तो पेज नंबर दिखाता है लेजर। क्लियर है बात? यस, सारे कॉलम्स क्लियर हैं लेजर के, तो सॉरी जर्नल के, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जर्नल समझ गए क्या किताब? जर्नल एक किताब है जो हमें ये बताती है कौन सा अकाउंट डेबिट करें, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करें। हम कैसे बताते हैं डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लगा के। मैंने बताया 2 अप्रोच पढ़ाई है आपको, एक मॉडर्न अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच। अब एक काम करते हैं जल्दी से, मैं एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, मैंने अपनी क्लासेस में यही क्वेश्चन कराया था। वही क्वेश्चंस जो है, वही क्वेश्चन की हम जर्नल एंट्रीज बनाने की कोशिश करते हैं क्लास। ठीक है, रेडी एवरीवन? अगर तुम लोग चाहो तो अपनी तरफ से देखो, ये क्वेश्चन है। इफ यू वांट you can pause the screen at this moment and then try to do the journal yourself. बाद में तुम आंसर्स अपने चेक करना कि सही हुए या नहीं। जिसे मेरे साथ चलने का शौक है वीडियो प्ले करते रहो। देखो क्या लिखा है। पहला ट्रांजैक्शन है, कह रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो ब्लैक पेन ले लिया जाए। अगर बिजनेस स्टार्ट किया कैश से तो बिजनेस के पास कैश आया और कैपिटल बढ़ गई। भाई जो ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी क्रेडिट। क्या एंट्री होगी? अप्रैल 2009, पहली डेट, पहली एंट्री। हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे 1,50,000 रुपीज। फिर नरेशन लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये लो पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री देखो, कहते हैं परचेज्ड अ मशीन फॉर रुपीज 80,000। एक मशीन खरीद ली 80,000 रुपीज में। अब मशीन खरीदोगे तो मशीन आ रही है, एक एसेट आ रहा है, एक एसेट जा रहा है, कैश जाएगा। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। मशीन बढ़ रही है डेबिट कर दो, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। क्या एंट्री बनेगी थर्ड में? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बी
मशीनरी परचेज, कितने की मशीनरी खरीदी आपने? 80,000 रुपीज। 2 एंट्रीज हो गई। अब तीसरी एंट्री, सर हमें लग रहा है आपने डेट गलत लिखी हुई है, 134। अरे डेट है, पहली तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ, दूसरी को नहीं हुआ, तीसरी को हुआ। इसमें कोई 1 2 3 4 थोड़ी चलेगा। डेट, जिस डेट पे जो ट्रांजैक्शन हुआ वो एंट्री करेंगे। 4 अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन? कहते हैं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम माया ₹50,000। क्या माया को आपने कैश पे किया? नहीं। इसका मतलब परचेज करना हमारे लिए खर्चा है, तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। बेटा ध्यान रखो, जिन गुड्स में बिजनेस डील करता है, अगर वो गुड्स खरीदे तो हम उसे क्या बोलेंगे? परचेज बोलेंगे। तो हमें परचेज अकाउंट को डेबिट करना है 50,000 से। और भाई माया हमारी क्रेडिटर बन गई, माया से हमने उधार पे गुड्स खरीदी है, लायबिलिटी है माया। इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। ये देखो क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू माया, being goods purchased, being goods purchased। परचेज को डेबिट क्यों किया? क्योंकि परचेज हमारा खर्चा है। माया को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि माया लायबिलिटी बन रही है, क्रेडिटर बन रही है, इसलिए डेबिट क्रेडिट किया। क्या कितने से? 50,000 के गुड्स खरीदे। देख लें भाई, हाँ 50,000 के गुड्स खरीदे। अब आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कहते हैं रिटर्न गुड्स टू माया ₹3,000। माया को 3,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। अगर खरीदे हुए गुड्स वापस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बोलते हैं। अब एक बात बताओ, जब माया को तुमने गुड्स वापस करे तो माया के प्रति जो लायबिलिटी थी वो कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। भाई तुमने गुड्स वापस कर दिए, पहले 50,000 के खरीदे थे, 3,000 के गुड्स वापस कर दिए। डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, तो माया का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और परचेज रिटर्न अकाउंट परचेज का उल्टा है, इट रिप्रेजेंट्स अ डिक्रीज इन एक्सपेंस। परचेज रिटर्न करने से एक्सपेंस कम होता है, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड। क्या एंट्री बनेगी? माया डेबिट टू परचेज रिटर्न ₹3,000। ऐसा क्यों किया बेटा? बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू माया, माया के प्रति हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, इसलिए माया को डेबिट किया। परचेज रिटर्न एक्सपेंस का उल्टा है, इट रिप्रेजेंट्स अ डिक्रीज इन एक्सपेंस, इसलिए उसे हमने क्रेडिट किया। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द एट्थ पॉइंट। कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 8 तारीख को गुड्स बेच दिए, कैश आ गया। ये देखो 8 तारीख का काम कर, 8 तारीख। अब हमने गुड्स कैश पे बेचे हैं तो कैश आ रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, एसेट है कैश। और सेल हमारी इनकम है, तो इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी? 8 तारीख को लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं कैश अकाउंट को? क्योंकि कैश एक एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और सेल हमारी इनकम है, टू सेल्स अकाउंट। कितना? 50,000 रुपीज के गुड्स जो हैं कैश पे बेच देंगे। अच्छा, नरेशन क्या लिखेंगे? वही सिंपल, बीइंग गुड्स सोल्ड। सर आपने तो कहा था बीइंग वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, पर आप लिखे जा रहे हैं। बेटा तुम मत लिखो। अभी देखो अगले ट्रांजैक्शन में मैं कॉन्शियसली बीइंग नहीं लिखूंगा। मेरी आदत पड़ गई है, मैं पुराने ढर्रे से चलने वाला इंसान हूं ना, मेरी आदत पड़ गई है बीइंग लिखने। पर आपको बीइंग लिखना जरूरी नहीं है। आओ देखें अगला ट्रांजैक्शन क्या है। कह रहे हैं 10th को पेड द अमाउंट ड्यू टू माया। माया को जो अमाउंट देना था दे दिया। अब सवाल यह है कि माया को अमाउंट देना कितना था? आप जरा ध्यान से देखो,
माया से आपने 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे, बोलो हाँ, और फिर आपने माया को 3,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। वो कह रहे हैं माया को जो अमाउंट ड्यू था वो हमने दे दिया, तो अमाउंट ड्यू कितना था माया? 50,000 के गुड्स खरीदे, 3,000 के गुड्स वापस कर दिए, मतलब देने कितने थे? 47,000। माया को ये पेमेंट कर दिया। बेटा जब हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, क्रेडिटर के प्रति हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। क्या एंट्री बनेगी? माया डेबिटेड 47,000, इतना ही तो देना था, और कैश बाहर जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट 47,000 रुपीज कैश पेड टू माया। ओके, यस। अब आते हैं अगले ट्रांजैक्शन पे। 12th डेट है। कह रहे हैं मोनिशा को हमने 25,000 के गुड्स बेच दिए, सोल्ड गुड्स टू मोनिशा 25,000। अब कैश पे तो बेचे नहीं है, उधार बेचे हैं, तो मोनिशा बन जाएगी हमारी डेटर। जिसको गुड्स उधार पे बेचते हैं वो क्या बन जाते हैं? डेटर बन जाते हैं। एंड हम जानते हैं इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, तो मोनिशा को हम डेटर बना लेंगे, डेबिट कर देंगे, और सेल्स हमारी इनकम है तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी? मोनिशा डेबिट, डेटर बनाया मोनिशा, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 25,000। सेल्स हमारी इनकम है इसलिए क्रेडिट कर दिया, गुड्स सोल्ड टू मोनिशा। ऑल राइट, यस सर। अब क्या करेंगे? आगे लिखा हुआ है कि मोनिशा रिटर्न 14th को, मोनिशा रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हर। मोनिशा को जो गुड्स बेचे थे उसमें से 10% गुड्स वापस आ गए। अब बताओ मोनिशा को कितने के गुड्स बेचे थे? 25,000। ये बताओ 25,000 का 10% कितना होता है? 10% निकालना होता है तो एक जीरो हटा देते, कितना बचा? 25। अब भाई कस्टमर अगर हमारे गुड्स वापस कर दे तो हमारे लिए नुकसान की बात है। सेल्स रिटर्न इज अ लॉस, और हम जानते हैं कि लॉसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। और दूसरा, अगर किसी कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिए तो उससे जो अमाउंट लेना है वो कम हो जाएगा कि नहीं? डेटर कम हो जाएगा। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, तो मोनिशा के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मोनिशा। एक बार फिर से, मोनिशा को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अब डेटर का अमाउंट कम हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। सेल्स रिटर्न को डेबिट क्यों किया? क्योंकि वो नुकसान है। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय मोनिशा, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मोनिशा। ऑल राइट, अब देखो 16th को क्या हुआ। कहते हैं मोनिशा पेड द बैलेंस अमाउंट, मोनिशा ने बैलेंस अमाउंट पे कर दिया। अरे भाई बैलेंस अमाउंट था कितना? आप देखो, आपने मोनिशा को 25,000 रुपए के गुड्स बेचे, फिर आपने, मोनिशा ने आपको 2500 के गुड्स वापस कर दिए, तो मोनिशा से लेना कितना है पैसा? 22,500। वो कह रहे हैं ये पैसा उसने दे दिया। अगर पैसा दे दिया तो कैश आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कैश एक एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। और कौन दे रहा है? मोनिशा दे रही है, तो क्रेडिट द गिवर, ट्रेडिशनल अप्रोच लगा लो। या ये सोचो कि अगर मोनिशा ने पेमेंट कर दिया तो डेटर खत्म, एसेट खत्म, एसेट खत्म तो क्रेडिट करेंगे। ये लोग क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिशा। कितना पैसा लेना है? 25,000 के गुड्स बेचे थे, 2,500 के गुड्स वापस आए थे, तो इससे हमने लिया 22,500 बीइंग अमाउंट रिसीव। ये लो अमाउंट रिसीव हो गया।
अब लास्ट एंट्री 20th कहते हैं पेड सैलरी टू राकेश, राकेश को सैलरी दे दी हमने 5,000 रुपए। अब राकेश को सैलरी देना हमारे लिए खर्चा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि खर्चा किसे देते हैं इस बात से मतलब नहीं है, खर्चा खर्चा होता है। अब राकेश को डेबिट नहीं कर देंगे, खर्चे को डेबिट करेंगे। खर्चा क्या है बेटा? खर्चा है सैलरी, तो सैलरी हमारा खर्चा, उसे डेबिट करेंगे। कैश बाहर जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 rupees being salary paid। अब सारे ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम टोटल लगाएंगे। राइट, आओ जरा टोटल लगाएं कि इस साइड का दोनों किस चीज का टोटल लगाएं बेटा? इन दोनों कॉलम्स का टोटल लगाएंगे, डेबिट वाले कॉलम का और क्रेडिट वाले कॉलम्स, इस कॉलम का एंड इस कॉलम का, दोनों का टोटल लगाएंगे। ठीक है, क्यों लगाएंगे सर, क्यों लगाएंगे टोटल? अभी बताता हूं, पहले टोटल लगा ले रहे। ठीक है, चलो टोटल लगाते हैं। 230, 280, 280, 333, 333 एंड 380, 380, 4,05,000, 4,30,000, 4,35,000। दोनों साइड का टोटल 4,35,000 आ रहा है। सर ये टोटल लगाना क्यों जरूरी होता है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। ओके बेटा, ये टोटल लगाना इसलिए जरूरी होता है, ये दिखाता है एग्जामिनर को कि देखो हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है। अगर हमारे डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होते तो हमारा सवाल गलत हो गया होता। Therefore, writing this total at the end of the question is important because we want to check कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे डेबिट क्रेडिट अलग हुए, क्योंकि हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहता है वो कॉन्सेप्ट कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए, जितना डेबिट करोगे उतना ही क्रेडिट करो। इसलिए हमें ये टोटल लगा के दिखाना जरूरी है। मैंने जल्दी जल्दी में लगाया टोटल, तुम लोग चेक कर लेना यही आ रहा है यार। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप तुम लोग को जर्नल की इंट्रोडक्टरी क्लास ये समझ में आई होगी, मुझे समझ में आया होगा कि जर्नल में जर्नल होता क्या है, इसमें कैसे हम ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। चलो, थैंक यू बच्चों, ओके बाय बाय।